हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का सीबीएसई का सैंपल पेपर मैं करा चुका हूं आपको। अकाउंट्स का भी आज खत्म हो गया। इको का आज शुरू हो रहा है, कल इको का भी सैंपल पेपर खत्म हो जाएगा। सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है और इकोनॉमिक्स में इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको आज सिखाऊंगा किस तरीके से आपको आंसर्स की राइटिंग करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है, आप ऑल्टरनेटिव में क्या क्या आंसर लिख सकते हैं और किस तरीके से आउट ऑफ 40 आप पूरे 40 मार्क्स ला सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, ये करके इसे दो पार्ट में खत्म करेंगे। सबसे पहला पार्ट के अंदर क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक रखेंगे, फिर 9 10 11 12 13 तो बाकी जो क्वेश्चन है क्लास वो हम पार्ट 2 में कल कवर करेंगे। तो ये दोनों पार्ट ध्यान से अच्छे से एंड तक देखना और अपनी कॉपी में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 40 आउट ऑफ 40 आप स्कोर कर सको, बिकॉज ये आपके प्री बोर्ड की भी हेल्प करेगा, प्री बोर्ड में भी आपके नंबर लाने में हेल्प करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आप देखना, काफी सारे ऑप्शंस भी इसके अंदर हैं, तो आपको अगर ऊपर का नहीं आता तो आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो भी पढ़ा रखा है मैंने सारा उसमें से कवर है। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, मैंने जितना भी कुछ पढ़ा रखा है उससे बाहर एक नंबर का ना पेपर में जाएगा ना सैंपल पेपर में जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखो फाइनल गुड्स किसको कहते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं, उसका इन्होंने डिफरेंशिएट करना। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना, आप किसी भी दो बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे सबसे पहला हो गया मीनिंग, कि भाई फाइनल गुड्स वो गुड्स जो बनके तैयार है बाई फाइनल यूजर्स, ठीक है। दूसरी बात यूज, ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज किया जाता है, उसको रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो बनके तैयार नहीं है, प्रोडक्शन बाउंड्री से क्रॉस कर चुका है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। ये नेशनल इनकम और जीडीपी इनकम, सॉरी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में काउंट होता है, इंटरमीडिएट दोनों में ही काउंट नहीं होता। आप इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो। वैल्यू एडिशन जो है इंटरमीडिएट गुड्स में होता है, फाइनल गुड्स में नहीं होता। ऐसे कोई भी दो पॉइंट जो आपको अच्छे लगे आप दो पॉइंट लिखोगे, मैक्सिमम अलाउड है। मतलब 3 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक मत लिखना, मिनिमम 2 लिखना। बाकी 3 4 पॉइंट वैसे मैं कहूंगा कि यार ज्यादा लंबा मत लिखना, बिकॉज वर्ड लिमिट्स के अंदर ही लिखना होता है। ये नहीं कि ज्यादा लंबा लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर का है 2 ही मिलेंगे, राइट। अगला, तो अगर आपको ये ठीक लगता है, अब इन्होंने आंसर में दे रखा है क्लास, देखो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्होंने देखो क्या किया है, इन्होंने सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है उसमें इन लोगों ने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया, ये है फाइनल गुड्स जी, ये है इंटरमीडिएट, सिर्फ मीनिंग बता दिया। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं इस आंसर को पूरी तरीके से 2 नंबर में अप्रूवल नहीं दूंगा, क्योंकि क्लास आपको डिफरेंशिएट पूछा है तो आप पूरा टेबल बनाओ, आप यहाँ पे बेसिस लिखो, फिर फाइनल गुड्स, फिर इंटरमीडिएट, 2 पॉइंट लिखो, कोई भी 2 पॉइंट। हाँ, ये मीनिंग का पॉइंट हो गया और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एंड एक्सटर्नलिटीज, यानी कि ये 4 के 4 लिमिटेशंस हैं जीडीपी एज जीडीपी वेलफेयर, यानी जीडीपी बढ़ रहा है तो देश का वेलफेयर बढ़ रहा है, लेकिन दीज 4 आर एक्सेप्शन। उसमें से ई जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी कि एक्सटर्नलिटीज कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जो कंट्री के ऊपर असर तो दिखाते हैं लेकिन हम उसको जीडीपी में मेजर नहीं कर सकते। लाइक अगर कोई फैक्ट्री धुआं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का पूरा बना रही है, उससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, या कूड़ा करकट नाली में सब बहाया जा रहा है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, तो भैया क्या उस चीज को हम जीडीपी में दिखा सकते हैं? नहीं। जीडीपी कहता है प्रोडक्शन कितना हुआ, भाई प्रोडक्शन तो हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन होने की वजह से जो पॉल्यूशन हुआ है, जो इन्वायरमेंट पे बैड इंपैक्ट पड़ा है, डिग्रेड हुआ है उसका, क्या उसको आप दिखा सकते हो जीडीपी में? नहीं दिखा सकते, लेकिन जिससे कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है? किसी ने पार्क मेंटेन किया, गार्डन मेंटेन किया जिससे स्वच्छ हवा मिल रही है, प्लांटिंग करी, ट्री लगाए, प्लांट लगाए, यार वो सब चीज भी जीडीपी में हम नहीं दिखा सकते कि क्लास कोई भी ये इन चीजों के अंदर क्या है, क्लास जीडीपी में वैल्यूएशन नहीं होती, जीडीपी के अंदर ये सब चीज कवर नहीं होता। बस प्रोडक्शन कितना हुआ ये चीज कवर होगा, आपने भला कितना किया लोगों का वो चीज कवर नहीं होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी कुछ ई पॉइंट है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसमें क्या लिखा है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अदर विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, यानी आपने कोई पेमेंट नहीं करी, भैया आपने गार्डन बनाया, मैं गार्डन में घूम रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ, अच्छी हवा ले रहा हूँ, मैं कोई पेमेंट तो नहीं कर रहा, कहां से रिकॉर्ड होगा जीडीपी में? लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हो तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है? हार्म सबको। अब मान लो आप चिमनी से धुआं निकाल रहे हो, कंपनी, फैक्ट्री अपना कूड़ा करकट पूरा गंगा यमुना में, नदियों में बहा देते हैं, उससे सबको नुकसान पहुंचता है। वाटर पोल्यूशन होगा, सबको होगा, कल को सरकार उसे ठीक करने के लिए टैक्स लगाएगी, सब पे लगाएगी, पेनल्टी किसी पे नहीं लगाई जा रही है, तो इसको बोलते हैं क्लास नेगेटिव एक्सटर्नल। तो मेरे नोट्स में साफ साफ यही लिखा है, आप देख लेना क्लास, और वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सेकंड क्वेश्चन, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है,
जो आपको ठीक लगेगा वो बनाना, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच इट इज गिवन। क्लास ए है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सी से क्लास यानी कि कंजप्शन फंक्शन आपको दिया गया है। आपको निकालना क्या है क्लास इक्विलिब्रियम, तो y का फॉर्मूला क्या होता है c प्लस आई। तो c जो है वो आपको पूरा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू c दिया है 100 प्लस 0.80y प्लस इन्वेस्टमेंट दिए रखा है क्लास कितना 500। तो y माइनस 0.80y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्लास 600। y में से 0.80y जाएगा तो 0.20y, 600 अपॉन 0.20, तो पॉइंट हट जाएगा, जीरो लग जाएगा, तो कितना क्लास 0 0 कट गया, 2 3 जा 6, 3000। तो आपकी इनकम आ गई 3000, खत्म। आपको एक खत्म कर देना है, इतना में 2 नंबर का तो है ही। अच्छा अगला क्या है, कैलकुलेट चेंज इन इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, काल्पनिक इकोनॉमी। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, कल्पना की जा सकती है कि एक इकोनॉमी है जिसका एमपीसी 0.8 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 है, आपको क्या निकालना है चेंज इन इनकम। तो भैया अगर एमपीसी 0.8 है तो उसका एमपीएस कितना हो जाएगा 0.2, बिकॉज दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। और के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एमपीएस 1 अपॉन 0.2 विच इज 5 टाइम्स। तो सो के का एक और फॉर्मूला भी होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा आई 1000 है तो डेल्टा वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5000। तो देखो एक एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, एज द इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू सेव मोर। मैंने आपको पहले भी समझा रखा था कि जो गरीब इंसान है वो अपनी इनकम का मेजर पोर्शन खर्च कर देता है, और अमीर लोग जो होते हैं ना क्लास, क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर है, ऑलरेडी वो खा पी रहा है, सब कंजप्शन पे खर्चा उसका हो ही रहा है, तो अगर उसको ज्यादा पैसा मिलता है तो वो कंजप्शन जो है वो कम करेगा, सेव ज्यादा करेगा। मतलब मान लो कोई 5 लाख कमा रहा है तो 5 से 6 लाख कमाएगा, तो ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया है उससे वो क्या ही कंजप्शन बढ़ाएगा, ऑलरेडी वो 5 लाख पे अच्छा खासा लाइफ जी रहा है, तो वो मेजर पोर्शन सेव करेगा। तो ये कहते हैं कि इनकम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा लोग सेविंग्स बढ़ाते चले जाएंगे। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है और बिल्कुल फैक्ट है ये चीज क्लास, कि इकोनॉमी में जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा ना तो उस बढ़ी हुई इनकम का जो मेजर पोर्शन है वो सेव हो जाएगा। एट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर स्पेंड लार्ज इन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑफ हिज और हर इनकम ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन सर्वाइवल रिक्वायरमेंट। मान लो मैं 10,000 कमाता हूँ तो भैया मैं 9,500 खर्च कर देता हूँ 90%। लेकिन अगर मैं 10 लाख कमाऊंगा तो क्या मैं 9,50,000 खर्च कर दूंगा? नहीं, क्या पता मैं तब 2 लाख ही खर्च करूं। तो सोचो यहाँ पे मैं खर्च कर रहा हूँ 20%, 10 लाख कमा के 2 लाख, और यहाँ पे मैं खर्च कर रहा हूँ 10,000 कमा के 95%, 9,500। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी सेविंग्स पे फोकस आपका ज्यादा हो जाएगा। अब इसी बात को आप कैसे भी एग्जांपल लेके आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, बस बहुत बड़ा मत लिखना, जो लिमिट है उसी लिमिट के अंदर लिखना। मतलब आप लगभग 2 लाइन, सॉरी 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 लाइन मैक्स टू मैक्स लिख सकते हो, मैक्स टू मैक्स, उससे बड़ा मत करना। ओके, तो एज क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, वो गरीब है, क्या पता वो सारा ही खर्च कर दे, 100% भी खर्च कर देता होगा, क्योंकि भैया वो गरीब है, उसके पैसे ऑलरेडी कम है, उसके पास बचाएगा क्या। लेकिन धीरे धीरे अमीर होता, अमीर तभी तो बन रहा है ना वो, कि सेव ज्यादा कर रहा है, वो कंजप्शन कम कर रहा है। as the income increases owing to the class psychological behavior of consumer rational, यानी कि बुद्धिमान, रैशनल क्यों लिखा है कि बुद्धिमान कंज्यूमर ही समझ सकता है इस चीज को, पीपल टेंड टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी। तो धीरे धीरे इंसान क्या करता है क्लास, जैसे कमाई होने लग जाती है तो सेव ज्यादा करता है फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, और क्लास कंजप्शन कम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक 10,000 कमाने वाला बंदा जो है वो ज्यादा खर्च करता है पैसे, और जो 1 लाख 10 लाख कमाने वाला बंदा है वो कम खर्च करता है, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जितना परसेंटेज ऑफ इनकम, जितना परसेंटेज, ये 95% खर्च कर रहा है लेकिन ये 10 लाख कमाने वाला बंदा 95% खर्च नहीं करेगा। मैं टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज की। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्लास यहाँ पे, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू इंडिकेटर। तो आप मुझे बताओ क्लास, हेल्थ स्टेटस के लिए कोई भी 2 इंडिकेटर, कोई भी हेल्थ के लिए, लाइक मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और क्लास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मॉर्बिडिटी कहते हैं इसको क्लास, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी तो हो ही गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ये सारी चीजें। तो क्या है, 2 इंडिकेटर्स दैट हेल्प टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चे जिनकी एज 1 साल है उससे कम है उनके क्लास जो वो मर जाते हैं आउट ऑफ 1000, उसको बोलते हैं क्लास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। भाई लिटरेसी रेट भी है क्लास यहाँ पे हेल्थ स्टेटस के लिए। लिटरेसी मींस मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड अबव। तो ये जो एज ईयर है, एज ईयर की कैटेगरी के लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट क्या है,
इसके अलावा आप लिख सकते हो, अच्छा ये जो मैंने आपको बोला ना क्लास, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप ये भी डाल सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप की जो मतलब आप ऑन एन एवरेज कितने साल जिंदा रह सकते हो, कितने साल जिंदा रहते हो, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसके अलावा क्लास मैंने बताया क्लास यहाँ पे कि जो मेटरनल मॉर्बिडिटी है, मेटरनल मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है कि जो मदर है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब वो क्लास बच्चा पैदा करती है उस टाइम पे क्लास बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास मतलब कि महिला की जान जा सकती है, तो वो होता है क्लास आपका मैटरनल मॉर्बिडिटी। ओके डियर लर्नर्स, आई होप अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो। क्लास 6 टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स, अब कोई ब्रेक नहीं प्रिपरेशन में। अन अकेडमी पे आप कोई भी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर है क्लास। फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक देखो, उसमें क्लास आप अप्लाई करो। SPA10 मेरा कोड है, उसको यूज करते आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके अलग अलग बेनिफिट है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ PDF, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1-to-1 आप डाउट्स पूछ सकते हो क्लास। इवन आपके स्ट्रेंथनेस वीकनेसेस के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी दी जाएगी, आपको वर्क दिया गया, आपके पेरेंट्स से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर फीचर हैं, तो जाओ जाके चेक करो। इसके साथ ही क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो कि है क्लास 4999 का। 33% ऑफ चल रहा है। इसके अलावा क्लास अगर आप मेरा कोड यूज करते हो SPA10 तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो। ओके चलो अब आते हैं टॉपिक पे। मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन दिखाया था वो था द डाटा। तो एक डाटा आपको दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं क्लास यहाँ पे कौन सा डाटा है। ये रहा क्लास एक डाटा। कंपेयर एंड एनालाइज द विमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो किसे कहते हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या है कि कितने लोग काम कर रहे हैं आउट ऑफ 1000, इस तरीके से या परसेंटेज में आप डिसाइड कर सकते हो कितने परसेंट लोग जो है काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली में वर्कर हैं। अब ये रूरल और अर्बन एरिया में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये मेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में जो मेन है वो है 52.1, और जो मतलब कि ये है आपका अच्छा ये टोटल है, जिसमें से रूरल एरिया में 51.7 है और अर्बन एरिया में 53। वुमेन की बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो रूरल एरिया में वुमेन ज्यादा है। अच्छा एक चीज देखो, मेन और वुमेन, ठीक है, इन दोनों की हमने बात की, मतलब क्लास की सेक्स रेशियो में मेल और फीमेल की हमने बात की। उसके बाद हमने रीजन बेसिस पे देखा रूरल एरिया और अर्बन एरिया, और फिर में टोटल देखा। तो ये पता क्या है, देखो कई सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में डाटा बेस्ड आएगा, हमें डाटा याद करना है कि देखो ना, CBSE ने आपको डाटा याद करने को थोड़ी दिया है, आपको डाटा ऑलरेडी उसने लिख के दिया है। अब आप इसको पढ़ो, आप इसको समझो और फिर अपना आंसर्स लिखो। कहने का मेरा सेंस ये है कि डाटा के पीछे बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना टर्म 1 में आया था और ना ही टर्म 2 में आएगा तो क्या कि उस डाटा तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उस डाटा को देखकर पढ़कर आप क्या समझते हो वो आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो जैसे क्लास ये 2017-18 का डाटा आपको दे रखा है और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल और अर्बन एरिया में दे रखा है, तो इसको पढ़ के क्लास आपने कंपेयर करना है और एनालाइज करना है। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज है, देखो रूरल एरिया जो है उसमें जितने मेन काम करते हैं और अर्बन एरिया में जितने मेन काम करते हैं, है ना, आप इसको एनालाइज करो, हम स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से देखना। रूरल एरिया में जितने मेन काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया में भी सॉरी उतने ही मेन अर्बन एरिया में भी लगभग काम कर रहे हैं, है ना। अर्बन एरिया में देखो 53 है और ये कितना है क्लास आपका 51, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग क्लास आपका 1.3 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम वुमेन की बात करें तो अर्बन एरिया में वुमेन जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो अर्बन एरिया में आपने देखा होगा मदर क्या करती है, हाउसवाइफ मेजर। लेकिन रूरल एरिया में ज्यादातर महिलाएं काम करती, चाहे वो कोई भी काम हो, तो कहीं ना कहीं क्लास वहां पे महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, वहां पॉवर्टी है, पूरा घर परिवार मिलके काम करता है, सब एक साथ मिलके काम करते हैं और अर्निंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए पूरा परिवार लगा, छोटे बच्चे से लेकर क्लास बड़े बूढ़े सब लगे रहते हैं काम में। तो ये इसमें आपको दिखाना है। दो चीजें मुझे क्लास यहाँ देख के सबसे अच्छी क्लियर आती है। पहली कि भाई वुमेन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है
वो रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में कम है, पहली चीज। दूसरी बात जो है, जितने भी मैन हैं, दूसरी बात है जितने भी मैन हैं, वो उनका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में ज्यादा है एज कंपेयर टू वुमेन। देखो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में ज्यादातर लोग कौन है क्लास, मैन, और कम क्या है क्लास, वुमेन है, पहली चीज ये। दूसरा, वुमेन में भी वो अर्बन एरिया में कम लोग हैं क्लास, और रूरल एरिया ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा, और इसका ये एक्सप्लेनेशन है। क्या है यहाँ पे, द डाटा इन द गिवन टेबल रिवील्स, तो डाटा से क्या पता चलता है, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 16.5% ऑफ टोटल वर्कर पॉपुलेशन इन इकोनॉमी। सोचो क्लास, वुमेन जो है वो टोटल वर्कर में सिर्फ और सिर्फ 16.5% है। बहुत ही गलत सिचुएशन है ये, ठीक नहीं है। आप अगर आधी जनता हमारे कंट्री में लगभग वो महिलाओं की है, अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, काम उनको करने नहीं दे रहे, या जो भी आपकी सोच है, प्रथा है, तो इससे इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं क्लास सोचो, किसी एक पर्टिकुलर, मान लो क्लास में एक लड़की बहुत अच्छे से पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, अपना सब स्कोर वोर कर रही है, फिर नियर फ्यूचर टॉप भी कर रही है वो क्लास में, कॉलेज में, और फिर उसे जॉब ना मिले, या जॉब वो ना करे, आप ना करवाओ जॉब, काम ना कराओ, तो उसकी सारी मेहनत बिल्कुल वेस्ट है, कोई काम नहीं है उसका, है ना। तो ये क्लास एक सोच बदलनी पड़ेगी देश में लोगों को। द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन रूरल एरिया 17.5% आर रिलेटिवली हायर इन वुमेन वर्कर्स इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में वर्कर्स कम है वुमेन की, और रूरल एरिया में ज्यादा है, विच इज 17.5%, ड्यू टू एबजेक्शन क्लास अब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी क्लास आप कह सकते हो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन रूरल एरिया। रूरल वुमेन आर कंपेल्ड टू वर्क मोर फॉर देयर मोर एज कंपेयर टू अर्बन क्लास काउंटर पार्ट। कहने का मतलब क्या है कि रूरल एरिया में पैसों की दिक्कत है, तंगी है, समस्या है, जिसकी वजह से महिलाएं जो है वो ज्यादा ज्यादा अर्निंग के लिए ज्यादा काम करती हैं। तो ये आपको ऐसा टेबल को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना, और पॉइंट्स में लिखना है। जितने ज्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतने ज्यादा चांस होंगे एग्जामिनेशन नंबर आने के। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल सही बात है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो इन हैंड चलेगा, वो हैंड इन हैंड, भैया दोनों एक साथ तरक्की करेगा। अगर आप बोलोगे कि भैया मुझे देश को आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की करनी है, तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, तो इसके बारे में क्लास आपने बताना है, आपको एक वैलिड आर्ग्यूमेंट देकर आप अपने बात को रखोगे, जैसे मैंने रखा। सो आप कैसे लिख सकते हो, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेदर इट इज एन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एन इकोनॉमी इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फैसिलिटीज बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, और लोग ज्यादा भी पैसा कमाएंगे। विद द राइज इन इनकम द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। यानी कहीं ना कहीं देश अगर तरक्की करेगा, तो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो अच्छी तरह पक्की सड़क है, बिजली पानी की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, स्कूल है, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ब्रिज, फ्लाईओवर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर इंप्रूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना क्लास, देश तरक्की करेगा, है कि नहीं। आज ई कॉमर्स का जमाना है क्लास, ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आज मेरे पास मोबाइल फोन नहीं होता, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो शायद मैं आपको चीजें नहीं पढ़ा पा रहा होता, राइट। ये सब चीजें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं क्लास प्रमोट करता है, स्टेटमेंट सही है। ये नहीं लिखना चाहते अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखो, जितना मैंने बोला है, मैं बस इतना कह रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस लिया अपने अंदर की पेपर छोड़ के नहीं आना बस हमें, किसी भी कीमत पे। Giving valid reason, explain which of the following will not be included in the estimation of national income। रीजन भी देना है, तो अगर आप सिर्फ लिख दोगे कि ये इंक्लूड नहीं होते तो गलत हो जाएगा, आपको रीजन भी देना पड़ेगा। अगर आप रीजन दोगे तो आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ओके, तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप ऑप्शन ले सकते हो, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ nominal GDP for a hypothetical economy if the value of real GDP is 500 and price index 125। सुनो मेरी बात, प्राइस इंडेक्स है 125, रियल जीडीपी है 500, राइट। तो आपको निकालना क्या है क्लास, प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो आप सॉल्व कर लो इसको, ये 125 है, इज इक्वल टू, नीचे आएगा रियल जीडीपी, नीचे आएगा क्लास रियल जीडीपी जो कि 500 है,
ऊपर आएगा नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, कट गया 2020, तो कितना क्लास आएगा यहाँ पे 125 इंटू 5, कितना है 625, 100 इंटू 5 500, 25 इंटू 5 125, तो आ गया आंसर क्लास। तो इस तरीके से नॉमिनल जीडीपी तो आपका आ गया 625। तो अगर आप ऊपर का देखोगे क्या क्या इंक्लूड करना है क्या क्या नहीं करना है, तो जो शेयर्स खरीदा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप बताओ, लगाओ दिमाग कि शेयर्स को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। सैलरी पेड बाई फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू लोकल वर्कर फॉर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो लोकल वर्क है उनको, वर्कर्स है उनको पैसा दिया जा रहा है। या कॉम्पनसेशन पेड बाई गवर्नमेंट फॉर इंडिया फॉर फ्लड विक्टिम, तो जीओआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लड विक्टिम को दे रही है। तो कौन कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, तो ए और सी नहीं इंक्लूड होगा, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था इनकम मेथड में, आप जाके देख लो अभी भी वीडियो, मैंने कहा था इनकम मेथड के अंदर क्लास के शेयर डिबेंचर्स आपको कंसिडर नहीं करना है, उस पर ब्रोकरेज कमीशन वो लेना है। तो जो नहीं इंक्लूड होगा वो ये नहीं इंक्लूड क्लास होगा, शेयर डिबेंचर फाइनेंशियल एसेट्स को नहीं लेंगे, ना ही इनकम में ना ही एक्सपेंडिचर में। और दूसरी चीज, कॉम्पनसेशन जो गवर्नमेंट ने दिया फ्री में दिया है, ये एक ट्रांसफर पेमेंट है और ट्रांसफर पेमेंट को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जो बी वाली चीज है, सैलरी पेड बाई फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर, तो न्यू दिल्ली के लोगों को जो क्लास तनख्वाह दी है, सैलरी जो दी है क्लास, वो काउंट किया जाएगा, वो एक फैक्टर इनकम है और हम उसे काउंट करेंगे, लेकिन ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, study the following information, compare the economies India Singapore on the ground of investments in infrastructure as a percentage of GDP। ध्यान समझना, आपको इंडिया का ये रहा किससे कंपेयर करना है, सिंगापुर से, ये रहा सिंगापुर। ये दो चीज अब सुनो, किस ग्राउंड पे, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये रहा इन्वेस्टमेंट, ये रहा क्लास 30 और 20, ठीक है। तो जो पूछा, बाकी हमारे कोई काम की चीज नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, आपको डाटा क्वेश्चन दे रहा है बहुत सारा, आप उस डाटा को पढ़ो, उस डाटा को समझो, उस डाटा को समझ के एनालाइज करो, फिर जाके आप अपना आंसर लिखो, राइट। तो इंडिया जो है वो जीडीपी का 30% खर्च कर देती है किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 30% वो खर्च कर देती है, 30% है ना जीडीपी का। जबकि वहीं सिंगापुर जो खर्च करता है वो जस्ट 28%। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा, कि आपको क्या समझना है, पढ़ के समझ के करना है अच्छे से, क्या कि इंडिया में, इंडिया इज वेरी क्लास बिग इन जियोग्राफिकल एरिया, इंडिया का बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो इंडिया 30% खर्च करता है, वो इससे ज्यादा जरूर है सिंगापुर से, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है। सिंगापुर ऑलरेडी पहले से बहुत डेवलप है, सब कुछ पहले से डेवलपमेंट हो रखा है। अब उसके बाद अगर लगाया जाता है कुछ भी, तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा ऑलरेडी मान लो कि हर जगह सड़क, बिजली, पानी, फ्लाईओवर, ब्रिज, ये सब चीजें पहुंच चुकी हैं, और इंडिया में अभी नहीं है। तो इंडिया में और ज्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी और क्लास कंट्री प्रॉफिटेबल होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो इंडिया का जो 30% है ना वो सफिशिएंट नहीं है और उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिखने का मौका मिलेगा। देखो इन्होंने, देखो क्लास क्या दे रखा आंसर्स, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी व्हिच इज इन्वेस्टेड इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास सरकारें पैसा खर्च करती है। तो इंडिया खर्च करती है क्लास 30%, विच इज नॉट अबव, जो कि ज्यादा है क्लास यहाँ पे सिंगापुर से। कंसिडरिंग द वास्ट जियोग्राफिक ऑफ इंडिया, जियोग्राफी बहुत बड़ी है इंडिया की, रिलेटिवली लोअर प्रोपोर्शन इन डायरेक्शन, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लास बहुत कम है प्रोपोर्शन। इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो एट अ फास्टर रेट, ही must concentrate or she must concentrate on higher judicious investment on development of infrastructure। तो और ज्यादा खर्चा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अगर आप चाहते हो देश आपका तरक्की करे। तो ऐसे अपनी ओन लैंग्वेज में जो क्वेश्चन क्लास बुक के कंटेस्ट से ना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे हो, टर्म्स जो आपने पढ़ रखे हैं उसको यूज करके करना हो, तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट। तो क्लास ये 7th क्वेश्चन है क्लास, 8th क्वेश्चन से अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। आप मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं अच्छे से, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है।
बहुत ही जल्दी क्लास, एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मैं आपको देने वाला हूं आपकी प्रिपरेशन के लिए। बट जैसे कि मैंने कहा था कि थियरी सब्जेक्ट जो है वो 19 तारीख तक, होली तक सारा खत्म कर दो, तो अकाउंट इको बीएसटी इस तरीके से अच्छे से पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना अपने